हेलो दोस्तों, राजा जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं का दाम क्यों बढ़ रहा है, तो जानेंगे। फर्टिलाइज़र सबसे ज़्यादा रूस से आता था। कहाँ से आता था दोस्तों? फर्टिलाइज़र्स सबसे ज़्यादा रूस से आता था, लेकिन रूस युद्ध में उलझ गया, जिससे उसका फर्टिलाइज़र्स उद्योग बंद हो गया। तो दोस्तों, रूस का जो फर्टिलाइजर्स बंद हो गया, तो देखते हैं अगर विश्व में यहाँ पे दोस्तों में हो जाएगा, अगर विश्व में सभी देशों को खाद ही नहीं मिलेगा तो इस स्थिति में गेहूं का उत्पादन कम होगा, इसलिए खाद के दाम में लगातार वृद्धि हो रही है। किसी भी फसल को उगाने के लिए खाद बहुत ही ज़रूरी होता है। ध्यान रखना है दोस्तों, किसी भी फसल को उगाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाद होता है, फर्टिलाइजर्स ही होता है। चलिए दोस्तों, बाटा सिस्टम के तहत भारत रूस से फर्टिलाइजर्स खरीद सकता है। ध्यान रखना है दोस्तों कि लेन देन रुपया का लेन देन से या डॉलर से हम नहीं खरीद सकते हैं। भारत बाटा सिस्टम से, कौन सिस्टम से? बाटा सिस्टम से रूस के तहत भारत रूस से फर्टिलाइजर्स खरीद लिया है। बाटा सिस्टम में भारत कुछ सामान रूस को दे रहा है, वह भी उसके बदले भारत को सामान ही दे रहा है, ना कि रुपया। तो बाटा सिस्टम में ऐसा होता है कि आप उसको डॉलर या किसी भी अन्य डॉलर या रुपया में खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। तो आप उसके बदले आप अगर कुछ सामान देते हैं तो हम भी उसको सामान दे करके ही उसका चुकता करेंगे। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं इफ्को नैनो यूरिया क्या है दोस्तों? इफ्को नैनो यूरिया, ध्यान रखना है, इफ्को नैनो यूरिया। भारत ने दुनिया में पहली बार नैनो यूरिया बनाया है। 500 ml बराबर 1 एकड़ ज़मीन में छिड़काव किया जा सकता है। तो दोस्तों, नैनो यूरिया जो है केवल 500 ml, आधा लीटर से ही उसको 1 एकड़ ज़मीन में छिड़काव किया जा सकता है, जिसका खर्च मात्र 250 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? मात्र 250 आएगा। नैनो यूरिया लिक्विड अवस्था में रहता है, नैनो यूरिया द्रव अवस्था में रहता है। नैनो यूरिया जो है दोस्तों वो किस अवस्था में रहता है? नैनो यूरिया द्रव अवस्था में रहता है। इसको हम छिड़काव कर सकते हैं, जैसे कि पानी का फुहारा देते हैं, उसी प्रकार ध्यान होगा दोस्तों, उसी प्रकार से हम इसको पौधे पर डालेंगे, जो कि पत्तियों के द्वारा उन तक पहुँचेगा। लिक्विड अवस्था में रहता है। खेती के लिए जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी है NPK। खेती के लिए जरूरी है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। दोस्तों, खेती के लिए जरूरी है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। सबसे ज़्यादा 4 गुना नाइट्रोजन, और सबसे ज़्यादा दोस्तों जरूरी है नाइट्रोजन का, सबसे ज़्यादा क्या है जरूरी है? 4 गुना नाइट्रोजन, 2 गुना फास्फोरस, ध्यान रखना है, 2 गुना फास्फोरस और 1 गुना मात्र पोटेशियम। एक नहीं होगा दोस्तों, 1 गुना पोटेशियम। उसके बाद दोस्तों जानेंगे बीज रोपण के लिए। बीज रोपण के लिए जरूरी होता है NPK। इसमें NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इसमें नाइट्रोजन से ज़्यादा फास्फोरस और पोटेशियम लगता है। कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि इसमें नाइट्रोजन, जितना नाइट्रोजन लगता है उससे 2 गुना, उससे ज़्यादा फास्फोरस और पोटेशियम लगता है। DAP से फास्फोरस की पूर्ति होती है बीज बोते समय। ध्यान रखना है दोस्तों कि DAP से फास्फोरस की पूर्ति होती है बीज बोते समय। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आगे क्या है। नाइट्रोजन की पूर्ति यूरिया से होती है, जो खेती के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। ध्यान रखना है दोस्तों, नाइट्रोजन की पूर्ति यूरिया से होती है, जो खेती के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसको ध्यान रखना है। भारत ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर बैन लगा दिया है कि वह गेहूं का निर्यात विदेशों में नहीं कर सकता। दोस्तों, ध्यान रखना है कि भारत सरकार ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर बैन लगा दिया है कि वह गेहूं का निर्यात विदेशों में नहीं कर सकता। कहाँ नहीं कर सकता है? तो विदेशों में नहीं कर सकता।
किसी भी देश को भारत से गेहूं खरीदने के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करनी होगी, तब वह भारत से गेहूं खरीद सकता है और यह एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। गेहूं का निर्यात रुक जाने से पूरी दुनिया में इसकी प्राइस बढ़ती जा रही है। दोस्तों तो गेहूं का निर्यात रुक जाने से पूरी दुनिया में इसकी प्राइस बढ़ती जा रही है। यहाँ ध्यान रखना है कि गेहूं रूस और यूक्रेन से बहुत ज़्यादा मात्रा में आता था, लेकिन युद्ध के कारण रूस और यूक्रेन में गेहूं नहीं हुआ है। तो गेहूं नहीं हुआ है तो अब एक मात्र साधन भारत है कि भारत से ही जो होगा सो होगा। तो प्राइस बढ़ती जा रही है। जहां गेहूं उत्पादन नहीं होता वहां इसकी दाम लगातार बढ़ रही है, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका, वहां उसकी दाम लगातार बढ़ रही है। अब जानेंगे दोस्तों IFM क्या होता है। IMF अब जानेंगे दोस्तों IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये होता क्या है। IMF यह अमेरिका के हिसाब से चलता है। यह दोस्तों किसके हिसाब से चलता है, अमेरिका के हिसाब से चलता है। IMF भारत सरकार से कह रहा है, ध्यान रखना है दोस्तों कि IMF भारत सरकार से कह रहा है आप जल्दी से जल्दी गेहूं के निर्यात को ओपन कीजिए ताकि अन्य जगहों पर गेहूं की काफ़ी दिक्कत ना हो जाए। चाहे अन्य जगहों पर गेहूं की काफ़ी दिक्कत ना हो जाए। चलिए दोस्तों, जैसे जैसे गेहूं में कमी होगी, ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे जैसे यहाँ डैश हो जाएगा, जैसे जैसे गेहूं में कमी होगी वैसे वैसी अर्थव्यवस्था गिरती चली जाएगी। ध्यान रखना है दोस्तों कि जैसे जैसे गेहूं में कमी होगी वैसे वैसे अर्थव्यवस्था गिरती चली जाएगी। 1991 में, यहाँ दोस्तों ध्यान रखना है, 1991 में भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसको दोस्तों ध्यान रखना है कि 1991 में भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 1991 में भारत सरकार ने अपना रिजर्व बैंक का सोना गिरवी रखा तो उसे लोन दिया गया IMF के द्वारा। ध्यान रखना है दोस्तों कि 1991 में भारत सरकार ने अपना रिजर्व बैंक का सोना गिरवी रखा था तो IMF ने भारत को लोन दिया था। आज वह गेहूं के लिए भारत के सामने हाथ फैला रहा है, भीख मांग रहा है कि आप गेहूं के निर्यात को चालू करें। चलिए, तो 1991 में ही विदेशी कंपनियां भारत आए थे। ध्यान रखना है दोस्तों कि जब IMF ने लोन दिया तो उन्होंने भारत सरकार से शर्त रखा कि आप विदेशी कंपनियां को भारत आने देंगे। तो दोस्तों 1991 में ही, जिस समय में PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उसी समय में 1991 में विदेशी कंपनियां सबसे ज़्यादा भारत आए थे। और उसी समय में इंजीनियरों, जो भी इंजीनियर था उनको अच्छा खासा सैलरी मिलने लगा। सभी इंजीनियरों को फैक्ट्री में काम मिलने लगा। प्रधानमंत्री ने गेहूं के निर्यात नहीं हटाया, गेहूं से निर्यात नहीं हटाया, बल्कि चीनी और चावल पर भी बैन लगा दिया। ध्यान रखना है दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया, गेहूं से तो निर्यात हटाया नहीं और उसके बाद चीनी और चावल पर भी बैन लगा दिया। दुनिया का 17.5% लोग भारत में रहते हैं। पूरी दुनिया में जितने लोग रहते हैं उसका 17.5% लोग अकेले भारत में रहते हैं। इसके अलावा दुनिया के 35% लोगों का खाना भारत से जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों कि इसके अलावा दुनिया के 35% लोगों का खाना भारत से ही जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसान का ही होता है। फिर भी भारत के किसान को अच्छी सुविधा नहीं मिल पा रही
और ना ही अच्छे से शिक्षा मिल पाता है किसान के बच्चे को। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आज मेरा इंटरनेशनल मार्केट में भारत को जाना जा रहा है, वो भी किसान के द्वारा। किसान के बल पे ही आज कोई हमसे गेहूं, चावल, चीनी मांग रहा है और हम उस पर रोक लगा दिए हैं। दोस्तों ये किसान का ही मेहनत है और आज उस किसान के बच्चे को ही न तो अच्छी शिक्षा मिल पा रहा है, ना ही अन्य तरह की कोई अन्य सारी सुविधाएं मिल पा रहा है। तो दोस्तों मैं प्रणाम करता हूं इन किसानों को कि जो हमारे भारत के लिए दिन रात एक करके मेहनत करते हैं और कृषि में अपना योगदान देते हैं। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।